आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं पिथौरागढ़ के दबंग नेता, 2 बार के विधायक, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मयूख महर। 2017 में आपको हार का सामना करना पड़ा था। फिर 2019 में आपने उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब 2022 के लिए आपने ऐलान कर दिया है कि आप चुनावी मैदान में मजबूती के साथ उतरेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि 2019 में चुनाव लड़ने से इनकार और 2022 के लिए हुंकार, क्या कहेंगे इस पर आप? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। 2012 से 2017 तक मुझे पिथौरागढ़ की जनता ने एक अवसर दिया था और मैंने उस जनादेश का बड़ी निष्ठा और कर्तव्य परायणता से पालन किया और अपनी सरकार से लड़ते हुए भिड़ते हुए बिना किसी पद के लालच करते हुए मैंने जो एक सपना सजाया था अपने शहर के लिए, अपने जनपद के लिए, उसको पूरा करने के लिए पूरी जान लगाई और विकास कार्यों के हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, परिवहन हो या तकनीकी शिक्षाएं हों, मैंने सारे वो ताने बाने का एक बड़ा अच्छा सुंदर सा विकास का एक महल खड़ा किया, जो कि आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत बड़ी नियामत के रूप में मिलता। और एक काम करने में बरसों निकल जाते हैं, पर मैंने सारे कामों को बड़े तन मन धन से और अपने सरकार को दबाव में लेते हुए 5 साल में एक बहुत बड़ा विकास का स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा करा और उस स्ट्रक्चर को जो मूर्त रूप देना था, जब उसका फल जनता तक आना था, तो उसकी भी 2017 के चुनाव आ गए और 2017 के चुनाव में जनता का क्या मूड था या क्या उनको मेरे कामों में खामियां नज़र आई या मेरा क्या कसूर था, ये मैं नहीं समझ पाया और मुझे पराजय का मुंह देखना पड़ा। और जब इतनी मेहनत से और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किए कामों के बाद इतना बड़ा झटका जो जनता द्वारा मुझे दिया गया था, तो मेरा मन विचलित हो गया था। मैं सोचने लगा कि राजनीति में रहा क्या है, क्योंकि मेरा तो सिर्फ राजनीति में आने का उद्देश्य काम करना था, विकास करना था, अपने लोगों की सुविधाएँ जुटाना था। पर जब उन लोगों को सुविधाएँ और मेरे काम पसंद नहीं आए, तो मैंने सोचा कि अब राजनीति से दूर रहकर अपना अलग से काम किया जाए, अपने जो सामाजिक सेवाएँ हैं उनको किया जाए। और जब 4 साल तक मैं देख रहा हूँ कि कोई उन काम में कोई सुध देने वाला नहीं है, उनको आगे बढ़ाने वाला नहीं है, तो मुझे लगा कि ऐसे तो अपने प्रयासों को छोड़ना, अपने लोगों को मझधार में छोड़ना, अपने क्षेत्र को छोड़ना कोई जायज़ या वाजिब काम नहीं है। तो मेरा मन फिर राजनीति की ओर पलटा, क्योंकि राजनीति एक ऐसी ताकत है जो आपको सब कुछ करवा सकती है। इसके बिना हम चाहें, अगर साधारण आदमी बनकर हम कोई काम करना चाहें तो शायद असंभव सा है, और राजनीतिक ताकत के साथ अगर हम काम करना चाहें तो उसके परिणाम धरातल पर देखने को हमको मिलते हैं। और फिर मुझे मेरा मन 2019 के जो बाई इलेक्शन के बाद ये बना कि मुझे अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि जिन पे जनता ने भरोसा किया है, जिन पे लोगों ने, जनता ने जिनको अवसर दिया है, जिस सरकार को दिल्ली और उत्तराखंड में बसाया है, उस सरकार की रुचि न देश में, न प्रदेश में, न जिले में कहीं भी विकास कार्यों की ओर नहीं है, जनता के हितों की ओर नहीं है, उनका जनता के दुखों से कोई सरोकार नहीं है। तो मैंने मन बनाया और मैंने 2022 में चुनाव लड़ने के लिए अपने को तैयार करना शुरू कर दिया। आपके कार्यकाल में आपके द्वारा शुरू किए गए बहुत सारे कार्य हैं जिन पर आज हम सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। आपने पूरे शहर पिथौरागढ़ को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया था, जो कि बहुत शानदार कार्य था और पुलिस ने भी माना था कि उन्हें इससे काफ़ी मदद मिली थी। लेकिन वर्तमान में देखें तो सीसीटीवी कैमरे का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, जबकि नगर को इसकी सख्त ज़रूरत है। क्या सरकार के पास इतना भी बजट नहीं है कि नगर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकें, या फिर वर्तमान में चुने गए जनप्रतिनिधियों के पास वो मॉडर्न सोच नहीं है? क्या कहेंगे इस पर आप? सीसीटीवी कैमरा एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैं चाहता था कि मेरे लोग, मेरा शहर सुरक्षित रहे और यहाँ पर जो अराजक तत्व इस शहर में गंदगी फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, उनसे इस शहर को निजात मिले। और इसी भावना को रखते हुए मैंने पिथौरागढ़ में पुलिस प्रशासन के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगवाने का बीड़ा उठाया और हमने पूरे शहर को 45 करीब सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित किया और उसका बड़ा सुखद परिणाम निकला कि पिथौरागढ़ में अपराध की दर कम हुई। जो बेतहाशा बढ़ता हुआ ट्रैफिक था, अस्त व्यस्त ट्रैफिक था, उस पर पुलिस ने नियंत्रण किया। और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये पिथौरागढ़ एक एजुकेशन हब बन गया है और यहाँ ट्यूशन सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है, रात को 10 बजे तक चलता है। उसमें छोटे बच्चे, बच्चियाँ, युवक सभी अपने पठन पाठन के लिए एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते रहते हैं। तो
मैं चाहता था कि ये सुरक्षित रहें और इन पे इनके क्रियाकलापों पर प्रशासन की नज़र रहे और उस टीवी कैमरे से हमारे बच्चियां जो सुबह 4 बजे उठकर ट्यूशन के लिए जाती थी और रात को 10 बजे ट्यूशन पढ़कर वापस आती थी, बड़े सुरक्षित और आत्मविश्वास के साथ अपना काम करने लगी। और जहाँ तक आपका ये प्रश्न है कि टीवी कैमरे के लिए सरकार के पास बजट नहीं है, तो मैं इससे इनकार करता हूँ, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे जो भी मेरे द्वारा लगाए गए थे अपनी विधायक नीति से लगवाए गए थे। वो विधायक नीति जनता के लिए होती है और जनता पे ही खर्च करी जानी चाहिए, उनके हितों पर खर्च करी जानी चाहिए। और हमने उसमें 35 से 40 लाख रुपए खर्च करके अपनी विधायक नीति का इस सारे सिस्टम को बनाया था। पर आज भी हमारे विधायकों को विधायक नीति मिल रही है और वो इस स्थापित सीसीटीवी कैमरे के नेटवर्क को सुरक्षित और आगे बढ़ाने के छोड़कर उसे सारे कैमरे उन्हें खुलवाकर नगर पालिका में रखवा दिए हैं और उनमें इस सीसीटीवी कैमरों से कोई सरोकार नहीं है। और उसका दुष्परिणाम आप देख रहे हैं कि आज पिथौरागढ़ के ट्रैफिक पे कोई नियंत्रण नहीं है, पुलिस प्रशासन परेशान है और बच्चों को आने जाने में कोई सुरक्षा नहीं है। गांव की वृद्ध माताएं, महिलाएं, बुजुर्ग लोग आते हैं तो हमेशा असुरक्षित रहते हैं, क्योंकि ट्रैफिक नियंत्रित नहीं है। चोरी चकारी की घटनाएं बहुत जारी हो रही हैं, शहर एक नशे के गर्त में धंसता चला जा रहा है। ये सारी चीज़ें आज सीसीटीवी कैमरे के हटने के बाद इस पिथौरागढ़ में बेहताशा बढ़ती चली गई हैं। आपके कार्यकाल में नैनी हवाई पट्टी बनकर तैयार हो चुका था और पिथौरागढ़ वासियों को उम्मीद थी कि उन्हें हवाई सेवा का लाभ मिलेगा, लेकिन आज जिस तरह से हवाई पट्टी सिर्फ सेलिब्रिटीज़ या फिर नेताओं के इस्तेमाल के लिए बनकर रह गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? जो हवाई पट्टी का पिथौरागढ़ का काम था, इसकी प्रस्तावना तो 1980 में रखी जा चुकी थी, पर विभिन्न सरकारें आई गई, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे विपक्षी सरकार हो, या चाहे उत्तर प्रदेश में रहने वाली किस उस समय की सरकारें हों, सब ने बड़े उदासीन भाव से इसमें काम किया जी। मन मारकर इसके में काम किया। कभी 1 करोड़ कभी 2 करोड़ रुपया आता था और ठेकेदार उसको बंदर बांट करके ख़त्म कर दिया करते थे। 2012 में मुझे अवसर मिला तो मैंने अपने एजेंडे में एयरपोर्ट को सबसे प्रथम स्थान दिया था और मैं चाहता था कि यहाँ पर हवाई जहाज़ उड़े। और शुरुआती दौर में हमने अपने मुख्यमंत्री पे दबाव बनाते हुए 52 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत कराए, उसका टेंडर करवाया और उसमें एक बड़े बृहद इसके रूप में काम प्रारंभ करवाया। और काम प्रारंभ करवाना ही एक बात नहीं होती है, उसकी मॉनिटरिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मेरे घर से 3 किलोमीटर दूरी पे ये एयरपोर्ट था। मैं सुबह और शाम नियमित रूप से जाता था, काम की प्रकृति देखता था, ठेकेदार था उससे अपनी बातें रखता था, उनकी बातें सुनता था। उनको कोई परेशानी इस काम करने में है तो उनके निराकरण के लिए भी सरकार तक बात पहुंचाता था। और उसका सुखद परिणाम ये निकला कि हमारे कार्यकाल के 5 साल पूरे होते होते पिथौरागढ़ की हवाई पट्टी पूर्ण रूप में तैयार हो चुकी थी, जो उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार थी। और हमने अपनी सरकार पे दबाव बनाया कि अब पट्टी बना दी है तो जहाज़ भी उड़ाना बहुत ज़रूरी है जनहित में। और सरकार ने इसके लिए एक कंपनी को ठेका भी दिया था, पर यहाँ पर फिर वही राजनीतिक दांव पेंच आ गए। केंद्र में बैठी सरकार और उनके नुमाइंदों ने उड्डयन विभाग पर दबाव बनाकर उस ठेकेदार की ठेके को निरस्त कर दिया और फिर हवाई पट्टी जो हवाई सेवा थी वो लड़खाने लगी। तो मैंने अपने मुख्यमंत्री श्री हरीश राव जी से कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अगर हमने हवाई पट्टी तैयार की है तो बिना हवाई जहाज उड़ाए हुए जनता इस चीज़ को मानेगी कैसे? तो उन्होंने 1 महीने, आखिरी के 1 महीने में पिथौरागढ़ से देहरादून तक निःशुल्क हवाई सेवा प्रारंभ कराई। स्टेट प्लेन से वो हवाई सेवा होती थी, उसमें हमारे स्टूडेंट को, बीमार लोगों को, बुजुर्गों को वरीयता दी जाती थी और निःशुल्क 1 महीने तक हवाई सेवा चलाई गई। उसके बाद सरकार बदली, सरकार बदलते बदलते 2 साल 3 साल निकल गए। उसके बाद एक कहीं से उन्हें किसी कंपनी को एक ठेका देकर एक जहाज़ उड़ाने की प्रयास किया, जो 9 सीटर जहाज़ था, जो यहाँ की आवश्यकताओं को किसी रूप में ही पूरा नहीं कर पा रहा था। पर फिर भी न होने से तो बहुत कुछ था करके हम लोग संतुष्ट थे, पिथौरागढ़वासी संतुष्ट थे, क्योंकि हमें दिल्ली जाने की सुविधा मिल रही थी, देहरादून जाने की सुविधा मिल रही थी। पर अफसोस ये था कि वो जहाज़ ऐसा था, कभी उसके आसमान में दरवाजे खुल जाते थे, कभी वो रनवे से फिसल कर खेतों में चला जाता था और हर समय हमारे लोगों की जान संकट में पड़ी रहती थी। और चलो उसके बाद भी सब कुछ चल रहा था, पर उसके बाद वो जहाज़ की सेवा भी बंद हो गई और आज तो पूरी हवाई पट्टी निष्क्रिय पड़ी हुई है। बस सिर्फ जैसा आपका बात है कि सेलिब्रिटीज़ आते हैं, वीवीआईपी लोग आते हैं, अपने चार्टर प्लेन में आते हैं, स्टेट प्लेन में आते हैं, हेलीकॉप्टर में आते हैं और अपनी मौज मस्ती करने के बाद पिथौरागढ़ चले जाते हैं। उनको इस पिथौरागढ़ की कोई सुध नहीं है
जो यहाँ से चुने गए हैं जनप्रतिनिधि, उनको इसकी पिथौरागढ़ की कोई सुध नहीं है। आज दिल्ली में भी पिथौरागढ़ चुने हुए नुमाइंदे हैं, उत्तराखंड में तो बहुत अच्छी संख्या में इस क्षेत्र के नुमाइंदे हैं, पर किसी ने भी उस हवाई पट्टी को चलाने की ज़रूरत नहीं समझी, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी। और सबसे बड़ी शर्म की बात हम लोगों के लिए यह है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में, यहीं पे बैतडी में आज उनकी हवाई सेवा प्रारंभ हो गई है। एक कच्चे रनवे में 19 सीटर जहाज चला रहे हैं और उससे अपने लोगों को काठमांडू से, धनगढ़ से, सारे इलाकों से हमने जोड़ा हुआ है। और हमारे जो एक बहुत बढ़िया, बहुत पैसा खर्च करके बनी हुई हवाई पट्टी है, उस पर आज भी गाय धूप उग रही है, गाय घूम रहे हैं, और हमारी सरकार को इसकी सुध देने की फुर्सत ही नहीं है। आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था आंवला घाट पेयजल योजना, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ दीजिए। क्या आज पिथौरागढ़ की जनता को इस पेयजल योजना का लाभ पहुंच पा रहा है? आंवला घाट पेयजल योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना थी और मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल एक परियोजना थी, क्योंकि मैं जानता था कि पिथौरागढ़ की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, वो आए दिन पानी की कमी इनको निरंतर महसूस होती जा रही थी। एक ठुलीघाट पेयजल योजना हमारे पास थी, एक घाट पंपिंग योजना हमारे पास थी, इसके सिवाय हमारे पास पानी का कोई विकल्प नहीं था। तो मैंने शुरुआती दौर में अपनी सरकार पर दबाव बनाया और करीब 80 करोड़ रुपये आंवला घाट के लिए स्वीकृत करवाए। वो डबल लाइन योजना थी और मैं जानता था कि पिथौरागढ़ को हर दिन 11 LMD पानी की ज़रूरत है और हम सिर्फ 5 या 3 LMD पानी यहाँ पर दे पा रहे हैं। तो हमने उसको करीब 10 LMD का पानी का योजना को बनाया और उस योजना के भी आगे एक और हमारी सोच थी कि हम इस पानी को ऊपर कहीं भी अच्छी जगह पर ले जाके कलेक्ट करें। इसके लिए हमने 50 लाख लीटर का एक टैंक टंडाक में बनाया है, क्योंकि 5 MLD पानी अगर वहाँ पर जमा हो जाता है तो हमारे अगर किन्हीं कारणों से कोई स्रोत में व्यवधान भी आता है तो 5 MLD पानी 5 दिन के लिए पर्याप्त हो जाएगा, 50 लाख लीटर पानी पर्याप्त हो जाएगा। और ये सोच थी, हमने इसके लिए पैसा मंजूर करवाया। इसके लिए वहाँ पर अप्रोच, जहाँ पर कार्यस्थल था वहाँ तक रोडें थी, अपने विधायक नीचे वहाँ तक रोडें पहुँचाई, मोटर मार्ग को वहाँ तक पहुँचाया, सारी सुविधाएं जुटाई और निर्धारित समय पे हमने इस योजना को पूरा करवाया। और जब ये काम पूरा होते, इसके पानी की पंपिंग की काम होना था तो करीब हमारी सरकार जा चुकी थी। और जब हमारी सरकार जा चुकी थी तो उससे पहले जो इसके प्रस्तावना में था, जो इसके एस्टिमेट में था कि इसमें 3 संप बनेंगे जो पानी सक करते हैं पानी के लिए करने के लिए, तो 2 तो हमारी सरकार ने तैयार कर दिया थे और तीसरे का पैसा भी उपलब्ध था, उसमें काम होना था। पर जैसे ही भाजपा सरकार आई और यहाँ के जो चुने मेरे स्थान पर चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, वो पेयजल मंत्री भी थे, तो उन्होंने कहा कि तीसरे पंप की कोई आवश्यकता नहीं है और हमने 5 करोड़ रुपया जो उसके लिए बचा हुआ था उसको बचा दिया है और हम उसको विकास कार्यों में लगाएंगे। और विकास कार्य ऐसा था कि उन योजनाओं को अपने चेले चपोटे में बांटा गया, सीसी खड़ंजे रास्ते वहीं पर बनाए गए और उसको सारा बर्बाद कर दिया गया। और उसके बाद जब पंपिंग योजना चली, पानी आने लगा, तो उनको महसूस हुआ कि जो 2 संप हैं वो पूरा पानी देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि योजना 3 की थी और 2 से कैसे काम चलता। तो पुनः उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पुनः 1 करोड़ रुपया उस संप के लिए बनाया, स्वीकृत कराया। और आज भी वो संप या वो कुआं जो वेल है उसमें काम हो रहा है कहते हैं, पर मैंने अभी तक काम नहीं देखा। इनकी सरकार जाने को तैयार है पर अभी तक उसमें काम प्रारंभ नहीं हुआ है। पर उस योजना को आधा अधूरा कर देने की श्रेय भाजपा को जाता है, क्योंकि अगर तीनों संप या तीनों कुएँ वहाँ से चालू हो जाते तो हमारे पूरा पानी हमको पिथौरागढ़ को मिल जाता। और दुर्भाग्य ये है कि अगर आंवला घाट योजना किन्हीं कारणों से फेल हो जाती है, कोई आपदा में उसमें क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इस पिथौरागढ़ को कहीं से पानी नहीं आने वाला है। क्योंकि जो पिथौरागढ़ की ढुलीघाट पंपिंग योजना थी उसको पिथौरागढ़ की आर्मी ने अपने ऊपर हस्तांतरित कर लिया है और उसका सारा पानी एक झील बनाकर टेप कर लिया है, क्योंकि उनकी सैनिकों की संख्या बढ़ गई तो उनकी पानी की आवश्यकता बढ़ी, उन्हें सारा पानी रोक लिया। इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं था, हमने इसमें भी आवाज़ उठाई और इसमें फिर आर्मी ने कहा कि हम 1 लाख लीटर पानी रोज़ का पिथौरागढ़ को देंगे, पर वो हमारे जाने के बाद वो एक बात की बात रह गई, वो पानी आज तक पिथौरागढ़ नहीं आया। उसके बाद दूसरी योजना थी घाट पंपिंग योजना, और उस घाट पंपिंग योजना जो पिथौरागढ़ टनकपुर मोटर मार्ग के साथ साथ आती थी उसमें व्यवधान आया था। पर आज टनकपुर पिथौरागढ़ मोटर मार्ग योजना पूरी करीब पूर्ण हो गई है और घाट पंपिंग योजना को ऑल वेदर रोड के डिपार्टमेंट ने
4 करोड़ रुपए दिए हैं, उत्तराखंड सरकार ने 2 करोड़ रुपए दिए हैं, और 6 करोड़ रुपए आज पूरा का पूरा जल संस्थान विभाग निकल गया है। आप देख रहे होंगे टनकपुर जाते समय या वहाँ से आते समय बड़े बड़े पाइप रोड के किनारे रखे गए हैं, न उनमें ज्वाइंट किया गया है, न उन्हें मानकों के अनुसार नीचे गड्ढे में दबाया गया है, और न ही उन्हें पानी चलाने का कोई प्रयास किया जा रहा है। 6 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद आज पिथौरागढ़ में उस योजना का एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। अरबों की योजना रोड मोटर मार्ग की पूरी हो चुकी है, पर 6 करोड़ की योजना पिथौरागढ़ का जल संस्थान और पिथौरागढ़ प्रशासन पूरा नहीं कर पा रहा है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य इस पिथौरागढ़ में कुछ नहीं हो सकता जी। अगर बात करें बहुमंजिला पार्किंग की, तो उसकी नींव भी आपके द्वारा ही रखी गई थी और उसमें कुछ हद तक काम भी हो चुका था, लेकिन अभी भी उसमें सुचारू रूप से पार्किंग की व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? इस पिथौरागढ़ को एक बड़ी बृहद पार्किंग की योजना की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। मैं किसी भी अच्छे शहर में जाता था तो वहाँ उनके पार्किंग को देखकर मैं सोचता था कि काश मेरे पिथौरागढ़ में भी एक ऐसी पार्किंग हुई जिससे कि सारा ट्रैफिक एक जगह इकट्ठा हुए और पिथौरागढ़ की खुली रोडें मिलें, पिथौरागढ़ की जनता को साफ वातावरण मिले। और इसी सोच को लेकर हमने एक देव सिंह फील्ड के पास पार्किंग का प्रस्ताव रखा, एक हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने का पार्किंग का प्रस्ताव रखा, और एक जो तहसील की बिल्डिंग नगर पालिका तिराहे में बननी थी उसमें पार्किंग का प्रस्ताव रखा। और इन तीनों प्रस्तावों में शासन ने स्वीकृति दी, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या तो नेताओं को भी झेलनी पड़ती है, वो भी फंसते हैं, तो उसका पैसा भी अवमुक्त किया गया। पहली बात करें अगर हम देव सिंह फील्ड की, तो वो एक बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में हमने सोचा था उसमें, क्योंकि उस वहाँ पर एक बहुत वृद्ध जो पिथौरागढ़ का सबसे पुराना फील्ड है और जहाँ पर पूरी पिथौरागढ़ के बूढ़े बुजुर्गों ने अपने बचपन में खेला होगा, और जो आज के बच्चे खेल रहे हैं उसने बड़े बड़े खिलाड़ी और बड़े बड़े अच्छे लोगों को उस फील्ड से आगे बढ़ने का मौका मिला था। और हमने उस फील्ड उसमें हमने सोचा था कि इस पार्किंग में हम जो फील्ड की ओर का पोर्शन है उसमें पेविलियन बनाएंगे, ताकि दर्शक दीर्घा के रूप में लोगों को एक छांवदार जगह में बैठने का मौका मिलेगा और खेलों का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। उसमें 3 मंजिली पार्किंग की सबसे ऊपर 4थी मंजिल पे हमने उसमें एक मार्केट बनाने के लिए उसको प्रस्तावित किया गया था, उसमें दुकानें बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था, क्योंकि हम चाहते थे कि पिथौरागढ़ शहर में जो सब्जी की दुकानें हैं, जो सब्जी मंडी है, वो सब एक जगह पे होनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि शहर में जो गंदगी सबसे ज़्यादा होती है वो सब्जी के उससे होती है, क्योंकि लोग उपयुक्त वाली चीज़ों को रख लेते हैं, अनुपयुक्त चीज़ों को वहीं पे नालियों में रोड में फेंक देते हैं। तो उसके टॉप में हम चाहते थे या एक सब्जी मंडी हो या एक तिब्बती मार्केट आए उसमें, जैसा कि नैनीताल में भी है, देहरादून में भी है, मसूरी में भी है, कि बड़ा खूबसूरत लगता है छोटा सा तिब्बती मार्केट, जहाँ पे लोग शाम को जाएँ, घूमें, अपनी छोटी मोटी चीज़ें खरीदें और शाम को घूमने का लुत्फ़ उठाएँ। ऐसी हमारी सोच थी। तो हम ये 2 चीज़ों के लिए हमने ऊपर मार्केट करीब डेवलप करने का प्रस्ताव किया था, जिसमें करीब 100 दुकानें आनी थी। पर और उसमें सबसे बड़ी खामी तो इस पार्किंग में हमारे आने के बाद जो इसका संशोधन भाजपा ने कर दिया, उसमें हमने यहाँ पर एक लकड़ी का टाल था, आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर पिथौरागढ़ की लकड़ी बिकी जाती थी। पर मैंने उस लकड़ी के टाल को हटवाने के लिए जिला प्रशासन को बात दिया, वन निगम को बात दिया कि उस जगह को भी हमको पार्किंग के लिए उपयोग में लाना है। और उस जगह से हम चाहते थे कि हर मंजिल में एंट्री जाए, क्योंकि ऊंची जगह पर थी, हर जगह में एंट्री वहाँ से हो जाती और गाड़ी आगे देव सिंह फील्ड की ओर निकल आती। पर ताल तो हमने खाली कर दिया, पर उसमें जो होने वाला निर्माण था उसको इन लोगों ने और अपने स्वार्थ के अनुकूल बदल दिया। आज उस पोर्शन पे, उससे लगे कुछ पोर्शन पे दुकानें बनाई जा रही हैं, और दुकानें अभी बनी तो नहीं है, जब बनेंगी तो अपनों को ही बांटे जाएंगे, वो बंदर बाट होगा। और जो ड्रीम प्रोजेक्ट, जो पार्किंग का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो आधा अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि करीब 300 गाड़ियों की वो पार्किंग थी। आज अब मुश्किल 150 या 200 गाड़ियाँ भी उसमें आए ना आए, अब तो बनने के बाद ही पता चलेगा। तो एक किस्म से पूरा प्रोजेक्ट का जो सोच थी, जो उसकी उपयोगिता थी, वो सारी की सारी इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बदल दी है। और वो आधा अधूरा ही पार्किंग आज अब गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं लोग, पर बहुत सारी कमियां उसमें भी बची हुई हैं। यही नहीं, ऊपर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पास भी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, क्योंकि वहाँ पर देवदार के पेड़ थे और बहुत सारे उस ज़मीन पे कब्जे किए जा रहे थे। जो दबंग लोग थे, प्रभावशाली लोग थे, धीरे धीरे 1 दुकान 2 दुकान करके बहुत सारी जगह वहाँ पे जो सरकार की थी उस पर कब्जा कर चुके थे। मैं चाहता था कि ये सरकार की ज़मीन, जनता के काम में आए। तो मैंने वहाँ पर सरकार से अनुमति देकर जो शेष पेड़ थे उनको हटवाया
और वहाँ पर एक बहुउद्देशीय पार्किंग अस्पताल के आगे रखी, क्योंकि एम्बुलेंस आती हैं, मरीज़ आते हैं, तो जब गाड़ी खरीद करने को उनको जगह नहीं मिलेगी तो मरीज़ का क्या हाल हो जाएगा, ये सोचिए आप। तो वहाँ पर एक पार्किंग बनाई, उस पार्किंग में भी अब जाकर कुछ दिनों पहले उसमें कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, पर वो भी पार्किंग पैसे के अभाव में आधी अधूरी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि को इन बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। वो तो फीता काटना चाहते हैं और श्रेय लूटना चाहते हैं। और तीसरी पार्किंग जो आज तहसील की बिल्डिंग नगरपालिका चौराहे में बन रही है, उसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में हमारे द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि यहाँ पर पार्किंग बनाई जाए। अगर कार पार्किंग भी नहीं बनती है तो इसको मोटरसाइकिल पार्किंग बनाया जाए, ताकि पिथौरागढ़ के जो बाइकर हैं उनको गाड़ियों को एक जगह रखने की जगह मिले, तो अपने आप ही ट्रैफिक में संतुलन आ जाएगा। पर आज उस पार्किंग को भी, जो उसकी मूल भावना थी, उसको भी बदल दिया गया है। बहुत मुश्किल ग्राउंड फ्लोर में 20-25 गाड़ियाँ आएंगी, वो भी तहसील प्रशासन की गाड़ियाँ उतनी हो जाएंगी, तो उस पार्किंग का भी कोई उद्देश्य नहीं रह गया। आपके कार्यकाल में पिथौरागढ़ के लिए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था, जो कि बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अभी भी धरातल पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। इतने महत्वपूर्ण कार्य का अभी तक शुरू नहीं हो पाना, आप इसे किस रूप में देखते हैं? मेडिकल कॉलेज इस पिथौरागढ़ के लिए एक ऐसा सपना था जिसको साकार करने की कुव्वत तो मेरे से पहले वाले किसी भी जनपद में नहीं थी। मैं यहाँ पे बड़े बोल नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरा सपना था कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पे हो। जनता का सपना था मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ में खुले, क्योंकि उससे एक पहचान मिलती है। पूरे भारत में जब छात्र पढ़ने को आएंगे तो तमिलनाडु के हों, चेन्नई के हों, आसाम के हों, उड़ीसा के हों, वो कहेंगे कि पिथौरागढ़ में हम मेडिकल कॉलेज में हमारा लड़का पढ़ता है। उससे इस पिथौरागढ़ का नाम भारत के हर शहर तक, हर गांव तक, हर उस घर तक पहुंचेगा जहां का बच्चा वो यहाँ पढ़ने आएगा, और उससे हमारे पिथौरागढ़ को एक पहचान मिलती, हमारे कारोबार को एक नया आयाम मिलता, हमारे यहाँ पर्यटन को विकसित करने के लिए एक नई शुरुआत होती। पर वो मेडिकल कॉलेज आज भाजपा सरकार की लापरवाही से रुका पड़ा हुआ है। चंडाग में हमने बेस हॉस्पिटल की प्रस्तावना थी, क्योंकि बेस बहुत दूर हो गया था, तो हमने बेस हॉस्पिटल को पिथौरागढ़ में शिफ्ट करवाया अपने कार्यकाल में। पुनेड़ी के पास वो बेस हॉस्पिटल बन के तैयार है, और आज इस आपदा में सबसे बड़ा राहत उस बेस हॉस्पिटल से मिल रहा है कि सारे के सारे कोरोना पीड़ित उसी बेस हॉस्पिटल में आज अपना इलाज करवा रहे हैं। और जो उस क्षेत्र की जनता को इलेक्शन में बरगलाया और बहलाया गया था कि मयूर मोहर तुम्हारे यहाँ से बेस हॉस्पिटल ले गया, तुम्हारे यहाँ के विकास कार्य को ख़त्म कर दिया, तुम्हारे विकास कार्य को चौपट कर दिया है। पर मैंने कहा उनसे कि हम इसके बदले इससे 10 गुनी बड़ी इंस्टीट्यूट की स्थापना यहाँ पर करेंगे, ऐसा उपक्रम यहाँ पर लाएंगे जिससे पूरे क्षेत्र का भी विकास नहीं, पूरे जिले का भी विकास होगा। और हमने अपनी बात को कर दिखाया। अपनी सरकार में हमने वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति करवाई, 450 नाली ज़मीन का अधिग्रहण करवा कर सरकार से NOC करवाई और विभाग के नाम में दर्ज करवाई। और मेडिकल कॉलेज के सारे जो दरवाजे बंद थे, उन सारे विकास कार्यों के दरवाजे हमने खुलवाए, ताकि काम सुचारू रूप से प्रारंभ हो। और जब तक काम प्रारंभ होता हमारी सरकार जा चुकी थी। और मैं यहाँ पर तारीफ़ करना चाहूँगा केंद्र सरकार की कि उन्होंने इस सीमांत जिले की आवश्यकता को देखते हुए केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी, क्योंकि उनके हाथ में स्वीकृति उन्हीं के हाथ में होती है। और स्वीकृति नहीं दी, उसके साथ पूरे का पूरा पैसा मेडिकल कॉलेज के अवमुक्त कराया, और इस मेडिकल कॉलेज के लिए 100 सीटों की स्वीकृति भी दी। ये बहुत बड़ी बात है। और स्वीकृति ही नहीं दी, इसके साथ एक प्रधानाचार्य की भी यहाँ पर नियुक्ति कराई, जो इस कार्य का देख रेख करेगा और इस मेडिकल कॉलेज को संचालित होने तक यहाँ पर स्थायी रूप से रहेगा। वो आज कहीं किराए के मकान में रह रहे हैं, पर जो प्रदेश सरकार है आज अपने केंद्र सरकार के कार्यों में पानी फेर रही है। उसके दिए रुपयों को भी कहीं बट्टे खाते में डाला है या उसका ब्याज वसूल रही है, मुझे पता नहीं है। पर आज केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की लापरवाही से, यहाँ के जनप्रतिनिधि की लापरवाही से, यहाँ के जो नुमाइंदे दिल्ली और देहरादून में हमारा नेतृत्व करते हैं, उनकी लापरवाही से वो मेडिकल कॉलेज की भूमि में कोई काम नहीं हो रहा है। उसका सर्वे तक नहीं किया गया। कहाँ पर पहले उसका सर्वे होना था, फिर उसका एस्टिमेट बनना था, फिर उसके बाद टेंडर लग के काम प्रारंभ करना था। पर ये 5 साल निकल जाते हैं, आज तक हमने इस तरफ सोचा भी नहीं और एक भी प्रयास नहीं किया, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए पिथौरागढ़ की जनता को सोचना चाहिए कि जिनको तुम चुनते हो तुम्हारे लिए कुछ करने को तैयार ही नहीं है, तुम्हारे दुखों को से उनको कोई सरोकार ही नहीं है। वो बस सिर्फ कुर्सी तक अपने को सीमित रखते हैं और अपने स्वार्थों तक अपने को सीमित रखते हैं। जनता के लिए आए हुए मेडिकल कॉलेज की, पार्किंग की, हवाई पट्टी की, उन्हें कोई सरोकार नहीं है, कोई दरोकार नहीं है। तो आखिर ऐसी लावारिस छोड़ी हुई जनता का भविष्य क्या होगा, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। पिथौरागढ़ में सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है। अभी स्वास्थ्य सेवाएं और भी बदतर यहाँ पर हो चुकी हैं। आपके समय में भी बहुत अच्छी हालत तो अस्पतालों की नहीं थी, लेकिन वर्तमान में लोग खासा परेशान हैं। क्या कहेंगे आप इस पर?
जब हम थे तो उसमें जो आपने कहा कि उसमें भी इतना ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया गया था, ये बात का मैं ज़रूर खंडन करना चाहूँगा। क्योंकि जब हम पिथौरागढ़ का नेतृत्व कर रहे थे तो हमने जिला अस्पताल में, महिला और पुरुष अस्पताल में सारे डॉक्टरों की नियुक्ति की थी। आप पुराने पन्ने उलट कर देख सकते हैं कि कितने डॉक्टर उस समय थे और कितने डॉक्टर अभी थे। सारे विभागों के डॉक्टर थे, सारे जो इसमें होते हैं, जैसे हार्ट है, डायलिसिस है या अन्य चीज़ें, फिजिशियन है, उन सब के डॉक्टर यहाँ पर थे। पर धीरे धीरे उन डॉक्टरों का तबादला, हमारे जाने के बाद तबादला होता रहा। हम यहाँ पर डिजिटल एक्सरे मशीन लाए थे, यहाँ पर हमने डायलिसिस के प्रोसेसर को यहाँ पर करवाया था। और हाँ, मैं मानता हूँ कि आईसीयू हमारे बाद इस सरकार ने करवाया था। और आज टेक्नीशियन की कमी के कारण हमारे सारे प्रयास विफल हो गए हैं। आज सबसे पहले मैं आपसे डायलिसिस की बात करना चाहता हूँ। कल ही मैंने डॉक्टर दीपक से बात करी थी, तो उनका कहना है कि टेक्नीशियन न होने के कारण मैं सिर्फ 3 मरीज़ों को देख पा रहा हूँ। तो आखिर हम 3 मरीजों पर ही तो सीमित नहीं रहेंगे ना। आज तो शुगर की बीमारी पूरी तरह इस पूरे देश में फैल चुकी है। तो सैकड़ों लोगों को यहाँ से दिल्ली, बरेली, हल्द्वानी जाना पड़ रहा है। अगर टेक्नीशियन होता तो डॉक्टर शायद 3 की जगह 10 को देख लेता या 15 को देख लेता। टेक्नीशियन के अभाव में वो काम ठप हो गया है। आईसीयू बेशक भाजपा सरकार ने खोले, यहाँ पर कहने के लिए खोली, मरीजों के वार्ड को खाली करके खोला। अगर आईसीयू बनाना था, क्योंकि आईसीयू के लिए कम से कम 15 डॉक्टरों की ज़रूरत होती है और उसके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। पर 2 कमरे खाली करके उन्हें आईसीयू बना दिया। और आईसीयू बनाने के बाद भी उसमें आज तक कोई डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है, कोई मशीनें नहीं आई हैं और आज तक उस आईसीयू का कोई भी उपयोग नहीं हुआ है। जबकि आईसीयू पिथौरागढ़ की सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे दुर्घटनाएं होते रहती हैं, पेड़ से भी लोग गिरते हैं, चट्टानों से भी लोग गिरते हैं, गाड़ियाँ को एक्सीडेंट होते रहता है। तो हमारे लोगों को आईसीयू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर उसकी और कोई ध्यान नहीं दिया गया। और आईसीयू आज ताला लगाओ, एक आईसीयू पिथौरागढ़ में ज़रूर नाम बाहर से बोर्ड दरवाजे के बाहर लिखा है, वो आईसीयू है। तो स्वास्थ्य सेवा में अगर हम महिला चिकित्सालय में जाएँ, महिला चिकित्सालय का भी वही हाल है। आज कोई भी डॉक्टर, कोई भी सर्जन किसी भी डिलीवरी को यहाँ कराने को तैयार नहीं है। वो देखते हैं, जांच करते हैं और सीधे रिफ़र कर देते हैं, हल्द्वानी जाओ, बरेली जाओ, कहीं भी चलाओ। वो अपने सिर में कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जब हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है, हमारे पास कोई उपकरण नहीं है, हमारे पास दवाई नहीं है, और उसके बाद अगर कोई केस खराब हो जाता है तो पूरी जनता हमको जिम्मेदार ठहराती है। जबकि उस जनता ने यहाँ के जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। उसकी कमियों के कारण वहाँ उपकरण नहीं आए, दवाई नहीं आई, सुविधाएं नहीं आई। पर डॉक्टरों से यहाँ की जनता अपना गुस्सा निकालती है। तो ये बहुत दुखद बात है। और इस कारण आज हर कोई डॉक्टर ये प्रैक्टिस में ला चुका है पिथौरागढ़ की, वो सीधे उसको आगे को रिफ़र करता है। छोटी सी चोट पे भी आज हल्द्वानी रिफ़र करना आम बात बन चुकी है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इसको समय रहते रहते सुधारा नहीं गया तो ये बहुत बड़ी बीमारी के रूप में आएगा और जनता के आक्रोश एक जिस दिन फूटेगा उस दिन पिथौरागढ़ के जनप्रतिनिधि संभले नहीं संभलेगा ये बात। मैं जो कुछ प्रश्न, जो आपके प्रश्नों के बाद कुछ छूटा है, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण लगता है मुझे पिथौरागढ़ का स्पोर्ट्स कॉलेज, क्योंकि आज पिथौरागढ़ में देहरादून के महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज के बाद दूसरे नंबर का स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ में ही स्वीकृत है, प्रदेश में अन्यत्र कहीं नहीं है जी। और उसके लिए हमने बहुत प्रयास करे, लेलो ग्राम वासियों को बहुत मनाया, उनकी खुशामद करी और उनका दरिया दिली देखिए कि उन्होंने 1000 नाली ज़मीन उस स्पोर्ट्स कॉलेज की दी और हम पूरा पैसा भी तब तक लाए थे। और स्पोर्ट्स कॉलेज का संचालन भी हमने स्टेडियम में करवाया था और स्टेडियम में आज भी स्पोर्ट्स कॉलेज चल रहा है। पर जो बिल्डिंग 5 साल से पहले शुरू हमारे कार्यकाल में शुरू हुई थी, भूमि पूजन हमने किया, काम शुरू हमने किया था, आज तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई, खाली 2 कमरे बने हैं और उस स्पोर्ट्स कॉलेज को भी भाजपा सरकार ने बट्टे खाते में डाल दिया है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि पिथौरागढ़ एक खिलाड़ियों का खान है, इसे खान बोलते हैं ना, आप समझते होंगे, खान है। यहाँ हर खेल के पारंगत खिलाड़ी निकले जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया है। और आज मैं जिन बच्चों को खेलते हुए देखता हूँ, मुझे विभिन्न स्कूलों में जाना पड़ता है, बहुत कार्यक्रम में जाना पड़ता है, तो उनकी प्रतिभा देख के मैं दंग रहता हूँ कि गाँव के खेत में खेलने वाला बच्चा बिना किसी सुविधा के, बिना किसी कोचिंग इतना अच्छा खेल रहा है। तो अगर इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट कोच मिलता तो कहाँ जाता है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए हमने जो स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की थी वो भी एक बहुत बड़ा दुखद प्रकरण बन गया है पिथौरागढ़ के लिए। दूसरा शिक्षा, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य की शिक्षा हो, चाहे सामान्य शिक्षा हो, उसमें हमने हर पहलू पे बात करी थी। आप देखेंगे कि एक नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति कराई, नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग बनाई और आज तक वो 3रा या 4था साल उस बिल्डिंग को बनकर तैयार हो चुका है। आज तक उसमें नर्सिंग कॉलेज की क्लासेज नहीं चली हैं।
यहाँ के मंत्री भी रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री के दावेदार भी रहे हैं, यहाँ उनके प्रतिनिधि अभी भी काम कर रहे हैं। पर कुछ तो उनको शर्म होती है कि जिस बिल्डिंग को हमने बना के तैयार किया था, जो नर्सिंग कॉलेज के बच्चे हल्द्वानी में पढ़ रहे हैं, वो उनको क्या सुविधाएं दे रहे हैं, उनके माँ बाप को क्या जवाब ये देंगे? क्योंकि हमने ये नर्सिंग कॉलेज इसलिए बनाया था कि हमारे गरीब लोगों का पैसा बचे, उनके बच्चे अपने घर से जाएं, घर से पढ़ें और शाम को घर आ जाएं। और आज भी उनको नर्सिंग कॉलेज बनने के बाद, नर्सिंग कॉलेज स्वीकृत होने के बाद उनके बच्चों को अगर हल्द्वानी पढ़ना पड़ रहा है, तो इससे बड़ी शर्म की बात किसी जनप्रतिनिधि के लिए कोई नहीं हो सकती कि उनकी उदासीनता और उनके नकारेपन से आज नर्सिंग कॉलेज बंद पड़ा हुआ है। और दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज की बात और बेसब्री की बात तो हम कर चुके हैं। जो डिग्री कॉलेज है पिथौरागढ़ का, आपको अच्छी तरह याद होगा कि ये उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र में देहरादून और हल्द्वानी के बाद सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज है। करीब 7 या 8 हज़ार छात्र छात्राएँ यहाँ पढ़ती हैं। और सबसे दुखद प्रकरण वो था मेरी ज़िंदगी का, जब आज से करीब 1-1.5 साल पहले बच्चों ने किताब के लिए प्रदर्शन किया, धरना दिया और कम से कम 60 दिन वो आंदोलन चला कि तो क्या मांग रहे थे, हमको किताब दो कह रहे थे, हमको पढ़ने की सुविधा दे दो कह रहे थे। आज जिन किताबों को हम आज से 25 या 30 साल पहले पढ़ के बाहर निकले हैं, आज भी नई पीढ़ी के बच्चों को उन्हीं किताबों को पढ़ने को, उसी लाइब्रेरी को देखने को बाध्य होना पड़ा है। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? आज वो किताब मांगना उन बच्चों का अपराध बन गया है। उन बच्चों के लिए एक ऐसा बड़ा कठिन काम बन गया है कि हम अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी एडिशन उसमें आए, नवीनतम एडिशन उसमें आए और हम अच्छी शिक्षा लें, तो ताकि हम समय के साथ आगे बढ़ सकें। पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने उनको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टा प्रशासनिक दबाव बना के अपने रुतबे का फ़ायदा उठा के उनके आंदोलन को ख़त्म कर दिया, जो बड़ी धिक्कारने वाली बात है, बहुत अफसोस वाली बात है। और मैं इसकी तो बड़ी भर्त्सना करूंगा कि हम अपने बच्चों को, वो पढ़ना चाह रहे हैं, हम उनको पढ़ने के लिए किताब नहीं दे पा रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है जी। और जहाँ तक परिवहन की बात करें, आज पिथौरागढ़ की सड़कों के हाल आप देख रहे हैं। हम जब आए थे तो हमने वादा किया था जनता से कि हम गड्ढा मुक्त, धूल मुक्त सड़क बनाएंगे। हम बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे लाए, पूरे पिथौरागढ़ और इसके पेरीफेरी के सारी रोडों को हमने हॉट मिक्स कराया। हॉट मिक्स ही नहीं कराया कि हमारी सोच थी कि हम एज टू एज, किनारे से किनारे तक पूरा डामर कराएंगे, क्योंकि अगर बीच में डामर कर दिया तो साइडों में गाड़ियाँ धूल उड़ती है। तो अगर हम पूरे के पूरे पोर्शन को डामर कर देंगे तो धूल उड़ने का सवाल ही नहीं होता है। और 5 करोड़ रुपये हम उनके साथ साथ नालियों के लाए थे। चलो वो नालियाँ बनी, रोड बनी, अतिक्रमण हटे, सब कुछ ठीक था। पर रोड तो रोड ही है, उसमें तो टूट फूट होगी, गड्ढे पड़ेंगे, उसके रिपेयर की आवश्यकता होगी। पर मैं देख रहा हूँ पिछले 5 साल से इस पिथौरागढ़ की जो रोड का हाल है वो इतना बदहाल बना दिया गया है कि आज हमें सोचना पड़ता है हम रोड में चल रहे हैं, गड्ढों में चल रहे हैं। अगर कोई मंत्री आ जाए या कोई मुख्यमंत्री आ जाए तो ज़रूर उनमें मट्टी डाल के गड्ढे भर दिए जाते हैं, तत्काल पानी छिड़काव कर दिया जाता है ताकि उसको झटके न लगें। भले पिथौरागढ़ की आदमी की ज़िंदगी झटके खाते खाते बीत जाए, उससे उनको सरोकार नहीं है। अपने मंत्री के लिए तो वो गड्ढे भरते हैं, मट्टी लाते हैं, पानी छिड़कते हैं। तो आज ये लोग कर क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, इनके विज़न क्या है, ये मेरे समझ से बाहर की बात है। आज जो पैसा मैं लाया था, बहुत सारा पैसा मैं लाया था यहाँ पर, आज उनमें कुम्हार नैनी सैन से कुम्हार वाली रोड है, क्वितड़ वाली रोड है, कमलेश्वर वाली रोड है, बहुत सारी रोडों का पैसा आज जस का तस पड़ा हुआ है, उसमें खरोच तक नहीं लगी। परसों हम अपने साथियों के साथ PWD में गए, उन पर दबाव बनाया तो 20 तारीख से उसमें काम प्रारंभ किया गया है, जो मेरे खाने का पैसा है। जब ये मेरे लाए हुए पैसे को खर्च नहीं कर पा रहे हैं और उसमें काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो अपने में कहाँ पैसा लाएंगे और क्या काम करेंगे, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसे जनता ने सोचना ही चाहिए कि जिनको उन्हें जिम्मेदारी दी है, उनने अपनी जिम्मेदारी कितने जिम्मेदारापन से निभाई है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं जनता से एक बात कहना चाहूँगा कि आप हर 5 साल में चुनाव आते हैं और हर 5 साल में एक वोट देने के बाद अपनी जिम्मेदारी से मुक्त अपने को मान लेते हैं। पर जिस दिन आप वोट देते हैं उसके बाद आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो आपका नौकर है, सेवक है। आप अपने घर में नौकर रखते हैं, उसे तरह तरह के काम लेते हैं, तरह तरह के उसे अपने काम करवाते हैं, क्योंकि आप उसको पैसा देते हैं। पर वो एक मुफ्त का नौकर जो सरकार से पैसा लेता है, सरकार की तनख्वाह पे पलता है, वो आपके काम नहीं करता है। इसमें सबसे बड़ी कमी जनता की है। मैं बिल्कुल ये दोष जनता को दूंगा कि आप 5 साल के चुप्पी साध लेते हैं, आप उनसे काम नहीं मांगते हैं, उनकी जवाबदेही तय नहीं करते हैं और उनके किए प्रयासों को सदन में उनने या सरकारों ने क्या उठाया उसकी जानकारी नहीं रखते हैं, जिससे नेता इन पर हावी हो जाता है, उसको मामा मंडित किया जाता है, उसको भगवान के रूप में पूजा जाता है और वो सोचता है कि मैं तो अब हमेशा के लिए आ गया हूँ, मैं अब कुर्सी से उतरूँगा ही नहीं, और जनता को सेवक समझने लगता है। यहाँ पर सेवक
जो मालिक है वो सेवक बन जाता है, जो सेवक वो मालिक बन जाता है। बस यही फ़र्क है। इस फ़र्क को जनता समझे, और अगर जनता जिस दिन इस फ़र्क को समझ लेगी उस दिन जनता आग पर होगी। नेता उसके घुटनों में, चरणों में घुटने टिका के उससे पूछ रहा होगा, मेरे आका अब क्या हुक्म है तेरा। जी। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।